द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल एक्स। मतलब कोई भी एटम के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो ऐसे एक्स लिखा विद सुपर स्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक मास नंबर। यहाँ पर ये ए बना दिया। ये किसको बता रहा है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है किसको बता रहा है? एटॉमिक मास को। ठीक है। एंड सबस्क्रिप्ट जेड। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट कौन सा वाला होता है? जो ऊपर होता है। ठीक है। ये किसको बता रहा है? एटॉमिक मास नंबर को। सबस्क्रिप्ट किसको? ये ऐसे जेड लिख दिया। ठीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक नंबर। तो ये इस तरह से बना है ए जेड, ये एक्स। एक्स क्या है? ये कोई भी एटम है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम कोई भी। ठीक है। ए क्या है? ए क्या है बच्चों? ये है मास नंबर। ठीक है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब देखो, आइसोबार आर द एटम। आइसोबार क्या होते हैं? वो एटम विद सेम मास नंबर। याद करना, आइसोबार में क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6C12 6C14 एंड 7N14। ये क्या है? N मतलब नाइट्रोजन, C मतलब कार्बन, 6 क्या है, 7 क्या है, ये क्या है? नीचे मैंने क्या बताया? एटॉमिक नंबर। ठीक है। 14 क्या है? 14 क्या है? मास नंबर। क्या मास नंबर यहाँ पर सेम आ रहे हैं? ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, आइसोबार आर द एटम विद सेम मास नंबर। इसका मतलब ये क्या है? आइसोबार है। ऑन द अदर हैंड एटम विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है। आइसोटोप समझ गए क्या है? डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर और सेम हो एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स क्या है? सेम, यहाँ लिख लेते हैं, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट क्या है? मास नंबर। ठीक है बच्चों। ठीक है। एक मिनट। इन अदर वर्ड, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2.4, it is evident that difference between the isotopes is due to the presence of different number of neutron present in the nucleus। तो डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स में जो डिफरेंस होता है ना, क्या होता है? वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताए जा रहे हैं। कंसिडरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेन 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली वन प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन हमें मिलता है जनरली 99.985%, उसमें प्रोटॉन कितना होता है? उसमें प्रोटॉन होता है 1H1। पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है। ओके। दिस आइसोटोप इज कॉल्ड, क्या कहलाया जाता है? वो प्रोटियम। और रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन, मतलब बचा ही कितना? जब 99.985 से कितना बचा? बहुत ही कम बचा। कंटेन टू अदर आइसोटोप, इसके दो आइसोटोप और हैं। द वन कंटेनिंग वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ड्यूटेरियम। जो दूसरा आइसोटोप है उसमें कितना होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। पहले वाले में एक भी न्यूट्रॉन नहीं था। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है। ये कितने परसेंट मिलता है? 0.015%। एंड द अदर वन पोसेसिंग वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ट्राइटियम। इसलिए ट्राइटियम मतलब 3। तो ये क्या है? 1T3। ठीक है। इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? वन प्रोटॉन, वन ही है। इसमें क्या है? 2 न्यूट्रॉन है। उसमें ड्यूटेरियम में कितने थे? 1 न्यूट्रॉन थे। ठीक है बच्चों। द लेटर आइसोटोप इज फाउंड इन ट्रेस अमाउंट ऑन द अर्थ। ठीक है। जो बाद वाला आइसोटोप है मतलब ट्राइटियम इज फाउंड ट्रेस अमाउंट ऑन द, बहुत कम पाया जाता है, थोड़ा बहुत ही। अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली अकरिंग आइसोटोप्स का दूसरा जो एग्जाम्पल बोलते हैं, पढ़ा भी होगा आपने 9-10 में, कार्बन एटम कंटेनिंग 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन बिसाइड्स 6 प्रोटॉन। ये देखो 6C12, 6C13, 6C14 आइसो, क्या है ये? आइसोटोप। ठीक। क्यों? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। क्लोरीन एटम कंटेनिंग 18 एंड 20 न्यूट्रॉन। ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। ठीक है। बिसाइड 17 प्रोटॉन। तो ये देखो, तो एटॉमिक नंबर 17 सही है, 17 सही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? दोनों एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या हो गया?
आइसोटोप, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या हो गया, आइसोटोप। Lastly, an important point to mention regarding isotope is that chemical properties of atom are controlled by the number of electron। ये important समझो पॉइंट को कि जो आइसोटोप इज दैट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम की किस पर डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टी जनरली आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मान लो ये एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो यही तो आउटर के ही तो इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी एक तरह से इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है कि ये देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो संख्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा उस केमिकल प्रॉपर्टी पे, किससे आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से, ऑफ एन एलिमेंट। देयरफॉर ऑल द आइसोटोप्स हैव गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। तो क्या आप पॉइंट याद करोगे कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। बिकॉज क्यों, बताओ जरा, क्या होते हैं, जैसे मान लो 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सेम है, और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो रही है ना, तो न्यूट्रॉन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, ये और टर्म है, ये याद कर लो, नीट वगैरह में पूछी गई थी, आइसोटोन्स, उसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे 7, 15 ये N नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 16। अब मुझे बताओ इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर, कितने हो गए, 15 - 7 8, ठीक है, और इसमें कितने हो गए, 16 - 8 8, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा हुआ होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉबैक ऑफ, एनसीईआरटी में टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल क्यों नहीं चला, क्यों फेल हो गया, क्यों नंबर कम रह गए रदरफोर्ड मॉडल के, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं हम। तो एज यू हैव लर्नड एबव, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक ए स्मॉल स्केल। तो रदरफोर्ड मॉडल कैसे बताया था, स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम था, है ना, ये बता रहे थे ना कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जैसे सन के चारों तरफ क्या होते हैं, प्लैनेट होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसिव सन, मतलब इन्होंने क्या किया, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, सूरज की तरह चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन बीन सिमिलर टू द लाइटर प्लैनेट की तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ओके। व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू द सोलर सिस्टम पे लगाई जाए, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन के लॉ वगैरह, तो इट शोज दैट द प्लैनेट डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट। तो उसमें क्या पता चलता है कि प्लैनेट जो है ना डिस्क्राइब है वेल डिफाइंड, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब ऐसे नहीं है कि ये सन है और कईयों घूम रहे हैं, वेल डिफाइंड जगह पर हैं, डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूम रहे हैं ना वो पर्टिकुलर डिफाइंड है उनकी जगह, ये नहीं कि ये वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी चक्कर लगा फिर यहाँ लगा फिर यहाँ लगा, ये ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, ये आपने पढ़ा ही होगा, G m1m2/r², ठीक है। तो ये क्या है, दो प्लैनेट का मास नंबर है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो ये पढ़ सकते हो, वेयर m1 m2 आर द मासेस, r is the distance of separation of the masses and g is the gravitational constant, ठीक है।
द थ्योरी कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रिसाइजली द प्लेनेटरी ऑर्बिट। तो जो थ्योरी थी कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रिसाइजली द प्लेनेटरी ऑर्बिट एंड दीज आर इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। तो ये चीज़ें जो हुई ये एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करी गई। तो द सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के बीच में एंड न्यूक्लियर मॉडल जो रदरफोर्ड ने किया था उनके बीच में सिमिलरिटी थी, क्या सजेस्ट करती थी? डेट इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो डिफाइंड थी पहले, ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी लगाएगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में लगा रहा है चक्कर। फर्दर द कूलम्ब फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होते हैं? वे चार्ज होते हैं, पढ़ा होगा, वेयर Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस, R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्ज। दो मान लो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव कौन सी वाली होती है? न्यूक्लियस। निगेटिव जो चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा ही रहे हैं, पता ही है आपको, ये इस तरह से, ठीक है। तो इनमें कौन सा फोर्स लगा हुआ है? कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो इसका क्या थी वैल्यू? ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, where Q1 Q2 are the charges, R is the distance of separation of the charges and K is the proportionality constant। K क्या है? proportionality constant between electron and nucleus is mathematically similar to the gravitational force। मतलब ये मैथमेटिकली कैसे सिमिलर था? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जैसा था ना, ठीक है। हाउएवर व्हेन ए बॉडी इज मूविंग, जब बॉडी घूम रही है कोई भी, इन एन ऑर्बिट, किसी भी, मान लो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट चक्कर लगा रहे थे ये इस तरह से, इट अंडरगोज एसिलेशन। मगर क्या होता है? क्या शो करते हैं? एसिलेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि जब ये सपोज करो न्यूक्लियस है और ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना ऑल टाइम, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी ऐसे, मतलब वेलोसिटी है जैसे, और डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब एसिलेटेड हो रहा है। इवन इफ इट इज मूविंग विद द एक कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर एक स्पीड से भी घूम रहा है इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन, तो एसिलेशन तो शो करेगा ही, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है ऑल टाइम। ये तो गोलाई में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये ऐसे कर दो, एक मिनट बच्चों, ओ सॉरी, ठीक। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर मॉडल में, डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट इज अंडरगो एसिलेशन, तो एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल वैसे है, इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल ने दी थी ना। चार्ज पार्टिकल है अगर कोई, व्हेन एसिलेटेड, जब वो एसिलेटेड की अवस्था में रहता है, शुड इमिट, क्या करेगा? शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, निकालेगा बाहर। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज। मगर ये चीज़ प्लैनेट के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है ना। सन के तरफ, ये सन है, ठीक है, मतलब ये किस तरह से बताया था? न्यूक्लियस की तरह। इसके चारों तरफ हम ये बता रहे थे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्लैनेट की तरह। मगर प्लैनेट तो कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है। तो ये दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज, देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन, इमिट करेगा। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन, जो एनर्जी रेडिएशन निकलेगी, कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है। द ऑर्बिट विल थस कंटिन्यू टू श्रिंक। अब ऐसे तो अगर ये सपोज करो, एक मिनट, ये न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो अगर वो एनर्जी इमिट करेगा तो ये तो श्रिंक होकर, छोटा छोटा होकर बीच में गिर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो कैलकुलेशन शो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड लगेंगे टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी इमिट कर रहा है अंदर जाने में न्यूक्लियस में 10⁻⁻8 सेकेंड लगेंगे। बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा तो कुछ होता नहीं कि एटम जो है वो ख़त्म हो जाता है। थस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम।
तो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बता नहीं पाया कि ये भैया अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है और उसमें एक्सीलरेट हो रहा है तो वो तो गिर जाएगा ना भाई। ये चार पार्टिकल है, ये तो बीच में अंदर घुस जाएगा, तो क्या है फिर फ़ायदा। ठीक है, इफ़ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर हम बात करें कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का जो घूम रहा है किसके बेस पे, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पे, यू मे आस्क दैट सिंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, फिर तो स्टेबिलिटी खत्म हो गई ना एटम की। ठीक है, देन वाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी। अब ये भी है क्वेश्चन कि भैया इलेक्ट्रॉन को ऐसा समझ लो कि वो स्टेशनरी है एक जगह, कि भैया ये पॉजिटिव है और ये गोल गोल एक जगह इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा हुआ अराउंड द न्यूक्लियस। तो इफ़ द इलेक्ट्रॉन वर स्टेशनरी, अगर मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी पोजीशन में होता कि यहीं पे बैठे हैं आराम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वुड पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू फॉर्म ए माइन्यूचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो भाई ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, ये तो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेता तो फिर तो ख़त्म ही हो जाता, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, फिर भी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो रही थी। बीच में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हैं और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर भी एटम की कोई पर्टिकुलर पता नहीं चल रहा था। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन चल ही रहा था। ठीक है, अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल जो था ना, ये रदरफोर्ड मॉडल, उन्होंने पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं वो कुछ बताया नहीं अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। मतलब सपोज करो ये क्या है, ये एटम है। ठीक है, ये एटम है और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो कुछ खास बताया नहीं उस बारे में। ठीक है बच्चों, और इनकी पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में कुछ खास पता नहीं चला रदरफोर्ड मॉडल से। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, फिर क्या बनना था, फिर कुछ और आगे पोजीशन होनी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आगे को तो बढ़ना ही था। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब नेक्स्ट मॉडल आया बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, तो हिस्टोरिकली रिजल्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पहले देखो ये बात तो चली रही थी। ठीक है, कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, बताया था कि न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले कौन से आए थे जिन्होंने क्या दिया था, वो तरबूज मॉडल दिया था। उन्होंने क्या बताया था, बताओ जरा, उन्होंने क्या बताया था कि भैया ये तरबूज की तरह है, कौन, एटम, और उसके चारों तरफ ये सब जगह अंदर जैसे खाने का पार्ट होता है, रेड पार्ट खाने का पार्ट, पॉजिटिव स्फीयर होता है ना। ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, धंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड की बात चल रही थी कि उन्होंने प्लानिटरी मॉडल की तरह करा था कि सूरज की तरह तो न्यूक्लियस है और चारों तरफ प्लैनेट की तरह भैया घूम रहे हैं। फिर उनका ड्रॉबैक भी आ गया था। ठीक है, तब ऐसी ही बातें चल रही थी और फिर आके नील्स बोहर ने सारी हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें चल रही थी उस टाइम रेडिएशन से रिगार्डिंग, तो नील बोहर भी आए अपना हाथ आजमाने और यूटिलाइज दीज रिजल्ट टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज बाय रदरफोर्ड। मतलब जब रदरफोर्ड इस सब डाटा लिया उन्होंने और आगे को करा। टू डेवलपमेंट प्लेड ए मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, दो पर्टिकुलर मेजर रोल करे। दीज वर क्या थे, पहले डुअल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ना, तो उनके दो करेक्टर हैं, क्या क्या, विच मीन्स द रेडिएशन दैट पॉजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो वेव लाइक क्या है, मतलब ये वेव है ना ऐसे। ठीक है, और पार्टिकल की तरह भी ये शो कर रही हैं, तो इसको उन्होंने ध्यान में रखा। फिर एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक कोई भी एटम है उसका एक स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है, तो वो भी उन्होंने ध्यान में रखा। ठीक है,
अब फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिस नील बोहर ने जो ध्यान में चीज़ें रखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले हम देखेंगे क्या होती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी डिस्कस इन सेक्शन 2.4। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग, वो डिस्कस करेंगे सेक्शन 2.4 में, कोई बात नहीं। तो अब क्या डिस्कस करते हैं हम, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है, वेव ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स वगैरह में, ठीक है ना, ये ठीक है, जो भी ठीक है, अब पढ़ते हैं हम, ठीक। तो इन द मिड 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के मिड की बात है, जितने भी फिजिक्स के साइंटिस्ट वगैरह थे, एक्टिवली स्टडीड एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट। मतलब वो क्या कर रहे थे, उस टाइम एक्टिवली थे, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको हीट करके देख रहे थे, किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन। कुछ रेडिएशन निकल रही थी तो कुछ तो ये एब्जॉर्ब करता था और कुछ इमिट करता था, तो उसके बारे में फिजिशियन नहीं कह सकते, फिजिसिस्ट, ठीक है, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। ये क्या कहलाती है, जब इनको हीट कर रहे हैं तो थर्मल रेडिएशन, ठीक है। दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड। वे ट्राई कर रहे थे कि व्हाट द थर्मल रेडिएशन, कैसे थर्मल रेडिएशन कैसे मिलके बनी है, क्या है उसके बारे में। इट इज़ नाउ ए वेल नोन फैक्ट दैट थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब सबको पता चल गया है कि थर्मल रेडिएशन क्या है, किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को किससे करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। तो वेरियस फ्रीक्वेंसी की और वेरियस वेवलेंथ की क्या है, वेव है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट, जो आजकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट विच वर अननोन इन द, उस टाइम वो अननोन था। फर्स्ट एक्टिवली स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन लॉज अकर्ड इन 1850s। तो पहले जो थर्मल रेडिएशन लॉज अकर्ड हुआ था, मिला था, वो 1850 के आसपास, ठीक है। मतलब उस टाइम स्टडी चल रही थी, शुरुआत हो रखी थी। एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द इमिशन, जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इमिशन हो रहा था ना, किससे, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप हीट कर रहे हो, तो कुछ तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और कुछ इमिट कर रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह, ठीक है। इमिशन ऑफ सच वेव बाय एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1870s बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने पहले से ही स्टडी में लगे हुए थे। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है, ये थोड़ा सा ना नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा भारी लगता है, फिजिक्स रिलेटेड आती है टर्म। तो ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, चाहो तो आप इसको जनरल एक बार पढ़ के फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पता होनी चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उनके लिए बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये पहले से ही 1870 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल कर ही रहे थे इसका, which was experimentally confirmed later by Heinrich Hertz. Here we will learn some fact about electromagnetic radiation. अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है। तो जेम्स मैक्सवेल 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charge bodies. मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में कैसे इंटरेक्शन है, क्या है वो, कौन बता रहा था बात, मैक्सवेल। एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं हो रही, मैक्रोस्कोपिक लेवल। ही सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द एसिलेशन, मतलब उन्होंने बताया जो चार्ज पार्टिकल है अगर मूव कर रहा है, सपोज करो किसके अकॉर्डिंग, एसिलेशन शो कर रहा है, under oscillation, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. These field are transmitted in the form of, ये जो field है transmitted in the form of wave की तरह क्या हो रहा है, transmitted हो रहा है, called क्या बोला उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला उन्होंने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है बच्चों। चलो अब ये पढ़ते हैं। तो देखो ये नज़र भी आ रहा होगा, ये
देखो, द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट हैव द सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड, बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, मगर वे जो वाइब्रेट करते हैं टू म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर प्लेन में करते हैं, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये जेड एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये क्या है, एक्स एक्सेस, ठीक है। तो अब देखो, एक तो ये है, ये रेड से शो किया हुआ है ना, एक ही तो ये है कौन सा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। एक येलो से शो किया हुआ है, ठीक है, और ये एक्स से शो किया हुआ, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, ये आगे को वेव बढ़ रही है, ठीक है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये देख लो नज़र आ रहा होगा, ये देख लो नज़र आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट क्या है, एक रेडिएशन है, फॉर्म नोन फ्रॉम अर्ली डेज से पता है, एंड द स्पेक्यूलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू रिमोट एंसेस्टर, पुराने टाइम से इसके बारे में अपना चर्चा हो रही है। इन अर्लियर, पहले डेज, न्यूटन, लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टी, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल की बनी है, कार्पकल्स जिन्हें बोलते हैं। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी व्हेन वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज इस्टेब्लिश्ड, कब, 19th सेंचुरी में, जब वेव नेचर ऑफ लाइट का वेव नेचर आया। तो पहले क्या नज़र आ रहा था, पहले तो ये लग रहा था कि ये पार्टिकल है, फिर 19th सेंचुरी में क्या आया कि भैया लाइट तो वेव नेचर भी शो कर रही है, कोई बात नहीं, कर रही है तो अच्छी बात है। मैक्सवेल वाज अगेन द फर्स्ट टू रिवील, मैक्सवेल पहले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट टू रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक, जो लाइट वेव है वो एसोसिएटेड है किससे, विद ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करैक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक करैक्टर भी के अकॉर्डिंग। अब देखो, आल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव मोशन है ना वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में। वी विल कंसिडर हेयर ओनली ए फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज़, हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। क्या है पहली प्रॉपर्टी, द ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, द ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बाय ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे प्लेनेट था नॉन चार्ज पार्टिकल, नहीं, चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, मतलब कि आपने इसमें देखा था ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ये देखो, और डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ द वेव जा रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आगे सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन फिगर 2.6 में दी हुई है, जो मैंने अभी दिखाई दिया आपको, ठीक है बच्चों। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव प्रोड्यूस इन वाटर, साउंड वेव की तरह नहीं, या जो वेव किस में प्रोड्यूस हो रही है, वाटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, उन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है, एंड कैन मूव इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी चल जाएंगी जहाँ पर एयर वगैरह बिल्कुल जीरो होती नहीं। इट इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश दैट देयर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कि बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, विच डिफर फ्रॉम वन अनादर इन वेवलेंथ, तो वे आपस में किसके द्वारा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वेवलेंथ के द्वारा, और क्या है, फ्रीक्वेंसी। आप बोलते हैं ना ये रेडियो में ये फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है, तो बस वही ऐसा ही है कुछ। दीज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आगे आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, कोई नहीं, फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम, अलग अलग नेम से क्या है, आइडेंटिफाई हैं। सम एग्जाम्पल आर, कुछ आपने पढ़े होंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी पढ़ी है ना, उसमें रेडियो FM रेडियो वगैरह अराउंड 10⁶ हर्ट्ज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए। माइक्रोवेव, आपने माइक्रोवेव डिजाइन देखा होगा, अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज यूज फॉर रडार
ठीक है। इंफ्रारेड रिजाइन अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज यूज फॉर हीटिंग, मतलब जब हीटिंग की ज़रूरत होती है ना, जैसे इंफ्रारेड वगैरह जो क्षेत्र है वो हम तब कब यूज़ करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत होती है। अल्ट्रा वायलेट रिजाइन अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज। अल्ट्रा वायलेट क्या है? 10⁻16। ए कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट जो रिजाइन है, अल्ट्रा वायलेट यूवी आप पढ़े होंगे, तो कंपोनेंट ऑफ किसका है? सन्स की, सूरज की जो रेडिएशन है उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज, जो 10⁻15 हर्ट्ज है वो तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, स्पेक्ट्रम का। इज व्हाट इज ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल लाइट। ये 10⁻15 ये क्या है? विजिबल लाइट। इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आइज कैन सी। ये वो वाला पार्ट है जो हमारी आंखें, इंसान की आंखें देख सकती हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन, मतलब हम किसे देख सकते हैं? केवल विजिबल रेडिएशन को देख सकते हैं, जैसे सूरज वगैरह से निकलती हैं ना वो, या आप वो देखते होंगे कहाँ, क्या देखते हो बताओ? बारिश के बाद धूप में क्या निकलता है? इंद्रधनुष जो बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, तो उसमें आप यूवी, उसमें यूवी विजिबल रिजाइन होता है, ठीक है। वो पढ़ेंगे विबग्योर, आप पढ़ा होगा आपने विबग्योर, ठीक है। और नॉन विजिबल रेडिएशन को देखने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड, पता लगाने के लिए, ठीक है। अब ये आप स्पेक्ट्रा एक बार विजिबल स्पेक्ट्रा देख लो। ये देखो ये कितना है? ये हर्ट्स में है फ्रीक्वेंसीज की, 10⁻24, 10⁻22, 20, 18, 16, 14, ये 15 का यूवी विजिबल है, ये निकला हुआ है ये विजिबल स्पेक्ट्रा। तो ये कैसे बताया हुआ है? वेवलेंथ लैम्डा नैनोमीटर में दी हुई है। कितनी है? याद रखना 400 से कितनी होती है? 750। क्या है? नैनोमीटर। किसकी? विजिबल की, ठीक है। इनके कला हैं, ठीक है। ये पढ़ा होगा ना विबग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो कितना है? 400 से 750, ठीक है। ये 10⁻15 वाला ये नीचे को चला गया है, ठीक है। ये देख लो, ये वेवलेंथ दी हुई है इनकी 10⁻−12, 10, 8, 8, 6, -10⁻−4, 10⁻−2, 10⁻0, 2, 4, 10⁻6, 10⁻8। ये है वेवलेंथ किसमें? मीटर में, ठीक है बच्चों। आप एक चीज़ गौर करो, इसमें जब हम इधर को बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, और क्या फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। याद रहेगा ये, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है, और वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। और एनर्जी का बताओ, एनर्जी क्या हो रहा होगा? E = hc/, लैम्डा। मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी, यानी कि लैम्डा यहाँ बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बताओ क्या होगी? ठीक है, यानी कि क्या होगी? एनर्जी कम होगी। समझ में आ गया ये? थोड़ा सा याद एक बार, 1 मिनट रुको, ये कर लेना आप, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये पढ़ लेंगे 4th पॉइंट। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कई सारी यूनिट क्या कर रही हैं? रिप्रेजेंट कर रही हैं। दीज रेडिएशन आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज नेमली फ्रिक्वेंसी। ये जो रेडिएशन है उनको करेक्टराइज कौन कर रही है? नेमली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बस जो बात होगी ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगी। एनर्जी की भी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया? hc/λ। h क्या है, c क्या है, और लैम्डा क्या है पता है आपको। लैम्डा क्या है? ये क्या है? वेव लेंथ। ई क्या है? एनर्जी, ठीक है, आगे आएंगी। h क्या है? आगे पढ़ोगे। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, आएगा आगे फॉर्मूला। द SI यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू इज हर्ट्स और सेकेंड इनवर्स। तो SI यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की है वो सेकेंड इनवर्स है या हर्ट्स है। आफ्टर हेनरिच हर्ट्स, मतलब हेनरिच हर्ट्ज जो थे उन साइंटिस्ट के ऊपर है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव, यानी कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? ये रही फ्रीक्वेंसी की कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव, कितनी नंबर ऑफ वेव है डेट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं वो उसकी क्या है?
क्या है, गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही हैं। अब देख लो, वेव लेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ, वेव लेंथ की जो होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर वेव लेंथ है ये, तो वेव लेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, जो लेंथ की है वही यूनिट होने। एज यू नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर होती है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव ऑफ मच स्मॉलर वेव लेंथ, स्मॉलर यूनिट आर यूज्ड, फिगर 2.7 में देखेंगे, shows various type of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength and frequency। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेट जितने भी टाइप के रेडिएशन हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का छोड़ो, ट्रेवल एट द सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वैक्यूम में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई सी भी वेवलेंथ की हो, वो उसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड कही जाती है। एंड इज गिवन द सिंबल सी, इसको सी से डिनोट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर रिलेटेड टू इक्वेशन, ये एक बार याद कर लेना। C इजिकल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू क्या है, ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा। इसकी यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स या हर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, याद रहेगा, वेव लेंथ। C क्या है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है। चलो, ये आपने देख लिया था, एक बार और देख लीजिए, 1 मिनट, ये एक बार और देख लो, ये पूछा जा सकता है छोटे मोटे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलो 1 मिनट बस। 10⁻24, ये गामा रेस की ये पूछी जा सकती है, कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है। फिर एक्स, देखो आप ये कर लो, गामा, एक्स, यूवी, IR, माइक्रोवेव, FM, AM, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, बस ये याद कर लेना क्या होता है, वेवलेंथ जब बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे होंगे, घट रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और एनर्जी भी घटेगी। क्यों, आपने पढ़ा होगा E इजिकल टू SC/λ। ठीक है, फॉर्मूला देखो, ये कुछ जब हम, ये फर्स्ट स्टेज आपकी सीरीज़ चल रही है ना NCERT की, फर्स्ट स्टेप सीरीज़, तो ये सेकंड स्टेप में हम पर्टिकुलर नीट में क्या क्वेश्चन किस हिसाब से आया उस हिसाब से बताएंगे। अभी कोई इतना बहुत कंफ्यूज नहीं होना, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये भी याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू, 1 मिनट, ये ब्लू ले लेते हैं, E इजिकल टू H न्यू इज इक्वल टू SC/λ। ठीक है, तो H से H कट गया, तो न्यू इक्वल टू मतलब कि फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है, C/λ। C क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है बच्चों, वेव लेंथ। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा, फॉर्मूला याद कर लेना, कोई बात नहीं। अब देखो, नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यही था लगभग सेम शायद, कोई बात नहीं, और 22 में है, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये लास्ट पॉइंट और है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाए। द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अदर जो वेव नंबर, एक और चीज़ यूज़ होती है वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है, हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब है, कितनी वेवलेंथ है पर यूनिट लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी वेवलेंथ आ रही हैं, वो उसकी क्या होती है, वेव नंबर। याद रहेगा, वेव नंबर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ, वेव नंबर आ रहे हैं। ठीक है,
समझ में आ गया क्या है, दोबारा देख लो। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ हैं, यानी कि ये लैम्डा कितनी वेवलेंथ आ रही हैं पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ है, यानी कि मीटर है मान लो, उसमें कितनी वेवलेंथ आ रही हैं वो उसका होता है वेव नंबर। हाउएवर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स नॉट एसआई यूनिट। अब क्या है, एसआई यूनिट तो वैसे मीटर में ही तो चलती है बात लैम्डा की, मगर ये इतनी छोटी होती हैं तो ये सेमी में हम यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट यूज़ नहीं करते। बहुत जगह होता है कि एसआई यूनिट कई बार नहीं करते क्योंकि इतनी छोटी चीज़ है क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं बच्चों हम, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपने क्या पढ़ा था, वो ये क्या है, ये वेव क्या पढ़ा थी, ये वेव है। तो पार्टिकल नेचर भी देख लेते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज, एक मिनट बच्चों, सच एज डिफ्रैक्शन, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना जैसे डिफ्रैक्शन है, अभी बताएंगे क्या होता है डिफ्रैक्शन, एंड इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस की बात करें, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर। तो ये दोनों टर्म किससे एक्सप्लेन हो रही थी, वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन हो रही थी, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। हाउएवर फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics। क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा भी कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ थ्योरी नहीं सही से सुटेबली एक्सप्लेन हो पा रही थी, जैसे द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, मतलब हॉट बॉडीज से इमिशन जो हो रहा है या रेडिएशन हो रहा है, इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो उसका नेचर समझ में नहीं आ रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है। ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल सरफेस से, वैन रेडिएशन स्ट्राइक, कोई भी रेडिएशन अगर सपोज करो ये मेटल है, ठीक है, कोई भी रेडिएशन पड़ी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, स्ट्राइक इट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये सही से क्या नहीं हो पा रहा था, सही से इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी, कोई बात नहीं। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो जो हीट कैपेसिटी है ऑफ सॉलिड की एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड है, क्या है। चलो कोई बात नहीं आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रिफरेंस टू हाइड्रोजन, कुछ इसके बारे में भी सही से जानकारी नहीं मिली। चलो अब देखो, दिस फिनोमिना इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी, ये ना मतलब इस फिनोमिना से क्या पता चला कि सिस्टम कोई भी एनर्जी ले सकता है ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट। मतलब क्या है, सपोज करो जैसे किसी को हम एनर्जी दे रहे हैं, मान लो रुपए के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो रुपए के अकॉर्डिंग 10 रुपये दे सकते हैं, 11 रुपये दे सकते हैं, 12 रुपये दे सकते हैं, 13 रुपये, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन नहीं, ये फिनोमिना इंडिकेट कर रहा था कोई भी सिस्टम एनर्जी ले सकता है ओनली डिस्क्रीट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट के बीच में एक पर्टिकुलर गैप है, जैसे 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 10 से 11, 12, 13 नहीं ले सकते, एक डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी ले सकते हैं। ऑल पॉसिबल एनर्जी कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड, मतलब सारी जितनी पॉसिबल एनर्जी होती है, मान लो 10.5 है, 11 है, 11.5, 12, 13, 13.5, 14, 14.5, ये पर्टिकुलर एनर्जी क्या है नहीं ली जा सकती टेकन अप और रेडिएट, ना वो रेडिएशन निकल सकती है, कोई बात नहीं। इट इज़ नोट वर्दी दैट द फर्स्ट कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमिना ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन एवर वाज गिवन बाय मैक्स प्लांक ने दिया। ठीक है, किसमें, 1900 में। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना विच इज गिवन बिलो। ठीक है, ओके, एक मिनट। तो हॉट ऑब्जेक्ट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ होती है उसमें। एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे, एन अप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन, मतलब बहुत सारा अप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द रेडिएशन, जो भी रेडिएशन निकलती है उसकी काफ़ी मेन पार्ट इज इन द विजिबल, कौन से क्षेत्र में है, विजिबल पता है ना कौन सा था,
बताया होगा विबग्योर, विबग्योर जो हम देख सकते हैं विजिबल क्षेत्र ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का। एज द टेम्परेचर इज रेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब वेव, ये वेवलेंथ है ना लैम्डा, तो हायर ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है शॉर्ट वेवलेंथ का, ब्लू लाइट इज जनरेटेड। तो ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड, जब आयरन की रॉड को गर्म किया जाता है इन ए फर्नेस में, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, सबसे पहले तो ये विबग्योर है ना, तो रेड, एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, और क्या हो जाती है, मोर एंड मोर रेड, लाल, देखा होगा आपने लोहे की, अगर हम आयरन की रॉड को जलाएं तो लाल और डार्क लाल की तरफ भी बढ़ती रहती है। एज दिस इज हीटेड फर्दर, अगर आगे हीट करते रहें, द रेडिएशन इमिटेड बिकम्स वाइट एंड देन बिकम ब्लू, फिर बाद में क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है। एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस, इसका मतलब क्या है कि जो लाल रेड रेडिएशन है इज मोस्ट इंटेंस, ज़्यादा इंटेंस है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब जो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम गर्म कर रहे थे, हीट कर रहे थे। एंड द ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर, और दूसरा जब बहुत हाई टेम्परेचर हो गया तो जब वो ब्लू हो गई तो क्या है, ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस, वो और इंटेंस होगी एट अनदर, दूसरे टेम्परेचर पे ब्लू हो गई। दिस मीन्स इंटेंसिटीज ऑफ ए रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ है ना दोनों की, इमिटेड बाय हॉट बॉडी, जो हॉट बॉडी के थ्रू इमिटेड हो रहा है, डिपेंड किस पे डिपेंड करती हैं, इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे पहले रेड दिखा रही थी वही ट्यूब, है ना, जब उसको और हीट किया तो फिर कौन सी हो गई, जो आयरन की ट्यूब थी वो कौन सी हो गई, ब्लू हो गई। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग। बाय लेट 1850 के आसपास इट वॉज नोन दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, एंड कैप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, और अलग अलग टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इमिट होती हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट अमाउंट, अलग अलग रेडिएशन वो शो करता है। आल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड, व्हेन लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ए पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज जनरली रिफ्लेक्टेड एज सच, ए पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड ए पार्ट ऑफ इट्स इज ट्रांसमिटेड, मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड ए पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड, कुछ क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिशन। मान लो ये कोई बॉडी है, हमने इसको गर्म किया तो ये कुछ क्या कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, और कुछ पार्ट क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। द रीजन फॉर एन इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर एज ए रूल इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, मतलब क्या है, तो इसका रीजन फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डिनरी, जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट होते हैं, आर एज ए रूल इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब वो परफेक्ट, अगर ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होता, अगर ये परफेक्ट क्या होता, एब्जॉर्बर होता, तो हम अगर इसको हीट करते ना तो ये सारी एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन ये तो ट्रांसमिट भी कर रहा है, तो ये इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है, इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एन आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन, एक आइडियल बॉडी जो इमिट करती है एंड एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को, ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, सारी फ्रिक्वेंसी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी हैं रेडिएशन की, यूनिफॉर्मली, इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी, एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे, बताओ जरा। एन आइडियल बॉडी, एक आइडियल बढ़िया बॉडी, विच इमिट्स, जो इमिट्स करती हैं, एंड एब्जॉर्ब, जो इमिट्स करती हैं मतलब निकालती हैं, एंड एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशन, कौन सी हो, ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी हैं उन सबको अगर इमिट भी कर रही हैं एंड एब्जॉर्ब भी कर रही हैं यूनिफॉर्मली, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। और अगर रेडिएशन निकल रहा है हमसे तो उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन प्रैक्टिकली देखें, इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो क्या करे, सारी जितनी भी फ्रिक्वेंसी हैं दुनिया में वो सबको एब्जॉर्ब या इमिट करे। कार्बन ब्लैक अप्रॉक्सीमेट्स फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी, कार्बन ब्लैक है तो वो थोड़े थोड़े ब्लैक बॉडी जैसी है, लेकिन उसके आसपास है, ब्लैक बॉडी नहीं है। ए गुड फिजिकल अप्रॉक्सीमेशन टू ए ब्लैक बॉडी इज ए कैविटी, अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें वो क्या है, एक कैविटी है, खाली जगह है, विद ए टिनी होल, मतलब एक मान लो ये है और एक छोटी सी जगह है टिनी होल,
विच हैज़ नो अदर ओपनिंग, और बस एक ये होल है, मतलब मान लो बहुत ही टीनी होल, कोई अदर ओपनिंग नहीं है। एनी रे एंटरिंग द होल, अगर इसमें कोई रे एंटर कर गई, किस, ये क्या है, ब्लैक बॉडी। ठीक है बच्चों, एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल, और ये क्या होगी, मान लो ये अंदर चली गई तो वो रिफ्लेक्ट होगी वॉल से, ठीक, एंड विल बी इवेंचुअली एब्जॉर्ब बाय द वॉल, और क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी अंदर ब्लैक बॉडी की वॉल से। ए ब्लैक बॉडी इज आल्सो ए परफेक्ट रेडिएटर, ये परफेक्ट रेडिएटर भी है, जो रेडिएशन शो करता है, परफेक्ट रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो ब्लैक बॉडी क्या है, एग्जिस्ट करती है, नहीं, ब्लैक बॉडी पर्टिकुलर प्रैक्टिकली देखें तो नहीं, लेकिन कार्बन ब्लैक उस जैसी थोड़ी थोड़ी है। फर्दर मोर ए ब्लैक बॉडी इज इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, आगे की बात करें, ब्लैक बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है विद इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम में। इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब क्या कह रहा है ये कि थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जितनी एनर्जी ली उतनी एनर्जी पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग दे दी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब, जितनी एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में। द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, जो अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड हो रही है इंटेंसली ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, जो लाइट इमिटेड हो रही है फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली इट्स टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ये याद ध्यान रखना। एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है इमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, मतलब क्या है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, फिर क्या हो जाएगी, और रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू, अपने हाई लेवल तक पहुंचेगी एट ए गिवन वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीज होने लग जाएगी विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो जब आगे वेवलेंथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एज शोन इन फिगर 2.8 में देखते हैं आगे। ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मैक्सिमा ऑफ कर्व शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। सेवरल अटैम्प्ट वर मेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंस, बहुत सारे अटैम्प्ट देखे गए, कई बार कोशिश करी गई, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन है ना एज ए फंक्शन क्या है, वेवलेंथ का। तो अब देखते हैं, बट द रिजल्ट ऑफ द एबव एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब सही से कुछ रिजल्ट बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, किसके बेस पे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये है मैक्स प्लैंक। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो कर्व क्या हो, ये देखो ये इंटेंसिटी है और ये क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा है ना, नैनोमीटर में दी हुई है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ये देखो कर्व इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है ना, और टेम्परेचर T1 ये देखो कम है तो ये नीचे को है कर्व। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो, तो वेवलेंथ ये नैनोमीटर में दिखाई हुई है, तो वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप ये देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो कर्व है, ऊपर जो है इंटेंसिटी ज़्यादा, ये क्या है टेम्परेचर T2, और ये क्या है T1, और T2 बड़ा है T1 से। अब ये देख लो ब्लैक बॉडी, एक बार नज़र मार लो, ये टीनी होल से एंटर करी और फिर मैंने बताया था ये अंदर ही अंदर वॉल से स्ट्राइक हो रही है, टकरा रही है, तो मेन रेडिएशन क्या है, अंदर से अंदर ही घूम रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो तो क्या था हमारी लास्ट लाइन, मैक्स प्लैंक अराइव्ड एट ए सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप, मैक्स प्लैंक फाइनली एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप में आ गया बाय मेकिंग एन अजम्पशन, एक अजम्पशन मान लिया उसने, क्या, दैट एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, कोई भी मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या इमिट मतलब निकलना, इमिशन ऑफ रेडिएशन अराइजेज फ्रॉम ऑस्किलेटर दैट इज एटम इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी।
देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन, उनकी जो ऑस्किलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है इज चेंज बाय द इंटरेक्शन विद ऑस्किलेटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। देखो, प्लैंक ने अज्यूम किया दैट रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक। तो प्लैंक ने सोचा कि रेडिएशन जो हो रही है ना, सब डिवाइडेड करते हैं इनटू डिस्क्रीट चंक ऑफ द एनर्जी, मतलब एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट में सब डिवाइड होंगी वो। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट एटम एंड मॉलिक्यूल कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी। मतलब क्या है, जो एटम है ना एंड मॉलिक्यूल हैं, तो उसने अपनी स्टडी से ये समझा कि इमिट कर सकते हैं एनर्जी या एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी ओनली डिस्क्रीट क्वांटिटी। ठीक है, एक टुकड़ों में ऐसे समझ लो, डिस्क्रीट एक पर्टिकुलर एंड नॉट इन ए कंटिन्यूअस मैनर। ऐसे नहीं, वो इस तरह से डिस्क्रीट में इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी शो करते हैं। ही गेव द नाम, इन्हें बोला उसने क्वांटम टू द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी। तो सबसे छोटी जो एनर्जी, मान लो एक ये ली, फिर ये ली, फिर ये ली, तो उसने इसको क्वांटम बोला, टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड, जो इमिटेड हो सकती है और एब्जॉर्ब्ड हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। द एनर्जी ई ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज, जो एनर्जी है ई क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एच जो है इज नोन एज प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, मैंने बताया था ना, आगे बताऊंगा एच के बारे में। ये क्या है? प्लांक कांस्टेंट है एंड हैज़ द वैल्यू 6.6 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻13 जूल सेकेंड। याद रहेगा ये। ई क्या है? डिस्क्रीट क्वांटिटी है ना, ई है एनर्जी। न्यू क्या है बताओ बच्चों? न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एच क्या है? एच की वैल्यू। तो आपको कोई भी चीज़ पूछना आएगी तो आप बता सकते हो। ठीक है, विद दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर पर। तो प्लांक के, ये आप याद कर लेना बस फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, जो ये पॉकेट से बताए थे ना क्वांटा, तो एच क्या है? 6.6 प्लांक कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ई क्या है? एनर्जी है। ठीक है, आगे पढ़ो। क्वांटाइजेशन हैज़ बीन कंपेयर टू स्टैंडिंग ऑन ए स्टेयरकेस। ठीक है, स्टेयरकेस समझ गए? मतलब क्वांटाइजेशन क्या है? हैज़ बीन कंपेयर टू स्टैंडिंग ऑन ए स्टेयरकेस। जैसे क्वांटाइजेशन, कोई भी पर्टिकुलर, मान लो कोई भी एनर्जी हम दे रहे हैं। देखो मैं तो आगे ये पढ़ो पहले। ए पर्सन कैन स्टैंड ऑन एन स्टेप ऑफ ए स्टेयरकेस बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू स्टैंड इन बिटवीन टू स्टेप। मतलब मान लो ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, तो उन्होंने इससे कंपेयर किया एनर्जी से। तो भाई या तो यहाँ पे जा सकते हो तुम, या तो यहाँ पे जा सकते हो, या तो इसकी एनर्जी या फिर यहाँ तक की एनर्जी। इनके बीच में जो गैप है तुम वहाँ की एनर्जी नहीं दे सकते या ले सकते। तो उन्होंने बताया उससे कंपेयर का, ई इज इक्वल टू या तो 0 होगा, या एच न्यू होगा, या 2h न्यू होगा, या 3h न्यू होगा, या NH पर्टिकुलर जो भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था IIT नीट में, देख लो क्या है। ठीक है, ये वर्क फंक्शन का है, तो पूछा उसने, देखो ये रहा ये डेफिनेशन IIT नीट में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन क्या है? एच न्यू। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने एच न्यू पढ़ा था ना, तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है? ये है इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है वर्क फंक्शन? अब देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी दी जाए, रिक्वायर टू रिमूव, एक क्या किसके लिए? रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी फ्रॉम मेटल सरफेस एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मान लो ये एक मेटल की सरफेस है, ये है लिथियम की मेटल, तो कितनी हम एनर्जी दें कि जिससे क्या हो? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, निकल जाए। क्या हो? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस मेटल, इसकी सरफेस से, मेटल से की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उस मेटल का क्या कहलाएगा? ये W0 करके ऐसे नीचे WO, वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?
चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। उससे पहले थोड़ा सा मैक्स प्लैंक के बारे में देख लेते हैं, जब दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो 1858 में जन्म हुआ और 1947, ठीक है, जब तुम भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। देखो यहाँ पर क्या क्या चल रहा था। तो मैक्स प्लैंक एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, रिसीव्ड हिज पीएचडी इन थियोरेटिकल फिजिक्स। पीएचडी करी हुई है इन्होंने फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच इन 1879 में। ठीक है, 1888 में ही वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में डायरेक्टर बन गए। और प्लांक को वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ भी मिला है इन फिजिक्स में 1918 में फॉर हिज क्वांटम थ्योरी। प्लैंक आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन थर्मोडायनेमिक में भी दिया है, जो आएगा आपके चैप्टर है ना, एंड अदर एरिया ऑफ फिजिक्स में दिया हुआ है, मतलब बढ़िया है। चलो अब बात करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की, कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। तो बताओ बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1887 में हर्ट्ज परफॉर्म ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी मेटल, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, टीसी, कोई सी भी मेटल ली, वर एक्सपोज टू ए बीम ऑफ लाइट। अगर इन मेटल के ऊपर एक लाइट पड़ती है, बीम ऑफ लाइट, एज शोन इन फिगर 2.9 में दिखी हुई है। द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब बीम ऑफ लाइट मेटल की सरफेस पर पड़ती है, जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रिजल्ट ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट वर, जो रिजल्ट निकले वो क्या क्या थे। देखो ये है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दिखाया हुआ है। देखो ये है मेटल की, ये रही मेटल की सरफेस। तो ये लाइट क्या हुई है, लाइट टकराई मेटल की सरफेस पे, तो क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखो इस पूरे उससे टकरा, ये बना दिया है पूरा सिस्टम, बैटरी लगा दिया, मीटर लगा दिया है, कितना करंट निकलेगा। और जब लाइट लगेगी यहाँ पर बीम ऑफ लाइट मेटल पर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर को आएंगे। ठीक है, चलो तो इन्होंने क्या बताया कि द रिजल्ट ऑब्जर्व इन दीज एक्सपेरिमेंट वर, तो क्या क्या थे रिजल्ट। तो देखो मैंने लिखा हुआ, फोटोन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, सिंपल सी बात है भाई, सच है। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइक ऑफ लाइट बीम किस पे, एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भैया ये मेटल की सरफेस है, जैसे ही बीम ऑफ लाइट, क्या है, बीम ऑफ लाइट टकराती है, ये जाती है, तो टाइम गैप नहीं होता, चुपचाप इलेक्ट्रॉन अपना आराम से बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे जब तुम इस ट्यूशन, जब छोटे थे, ट्यूशन कॉलेज स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे, तो क्या करते थे, पापा एक थप्पड़ मारते थे, ठीक है, तो सारे बहानेबाजी सब खत्म हो जाती थी, चुपचाप ड्रेस से अपना तैयार होना शुरू कर देते थे स्कूल जाने के लिए। तो ऐसी कोई टाइम गैप नहीं है, इधर थप्पड़ मारा, इधर थप्पड़ मारा, उधर इलेक्ट्रॉन बाहर, इधर थप्पड़ मारा, इधर तुम ड्रेस के लिए तैयार हो गए। उसी तरह इधर बीम ऑफ लाइट और इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब लाइट की जितनी ब्राइटनेस होगी या इंटेंसिटी होगी, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर को, प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए देयर इज एन करैक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब कि कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये क्या, न्यू ओ है ना, आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोला गया थ्रेशोल्ड। जैसे वहाँ क्या था, थ्रेशोल्ड क्या था, वो वर्क फंक्शन था ना, ये डब्ल्यू ओ करके। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, मतलब इसके नीचे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके नीचे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, मेटल सरफेस पर जब बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व एट ए फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये न्यू जब बड़ी है, न्यू जीरो से, न्यू ओ से, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ये फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो जब बड़ी है इससे, ये तो मिनिमम है, जब ये बड़ी है तो द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। मान लो इसको चाहिए थी 5 यूनिट,
है ना, कोई सी भी यूनिट ले लो, और बड़ी है और 6 मिल गई, तो बाकी जो बची ना एक, वो किस में बदल जाएगी, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम्स, जो निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन वो विद सर्टेन काइनेटिक, कुछ उस पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, बढ़ जाती है विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज, मतलब जितनी इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितनी लाइट, जैसे हम जो ये लाइट ले रहे हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी ही उसी रिलेशन में समझ लो आप कुछ। ठीक है बच्चों, तो ऑल द एबव रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज थे ना, तो उनके थ्रू ये चीज़ समझ में नहीं आई, बता नहीं पाई है कि क्या चक्कर हो रहा है, ये वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस, जो एनर्जी कंटेंट है ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, मतलब ये क्या है, ये मेटल है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड, इसमें इलेक्ट्रॉन में एक तो पहले मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल की सरफेस पे बैठा है, तो ये इस तरह से आई कोई भी चीज़, क्या मतलब बीम ऑफ लाइट, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर को निकल गया, एक तो निकला है प्लस उसमें अगर काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², ठीक है, एंड काइनेट एसोसिएटेड विद दैम शुड डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब ये किस पे डिपेंड करती है, जो आपने लाइट डाली है ना, ये लाइट डाली है तो इसकी किस पर ब्राइटनेस पर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया है दैट थॉ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड 10, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड निकले हैं बाहर, 10 डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ये देखो एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड ये मेटल की सरफेस है, ऐसे लाइट डाली और जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक चीज़ बताते हैं, ये रेड लाइट है, ठीक है, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी 4.3 to 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक, ऑफ एनी ब्राइटनेस, किसी भी ब्राइटनेस की इंटेंसिटी में शाइन ऑन ए पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आर, मतलब कई घंटे तक, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन, बहुत घंटों तक पोटेशियम की शीट पे डाली गई, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, बट एज सून एज इवन ए वेरी वीक येलो लाइट, बहुत हल्की येलो लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी 5.1 से 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, जब डाली गई ऑन द पोटेशियम मेटल पे डाली गई, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मेटल से क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलना, जब बीम ऑफ लाइट डाली जाती है, वो देखा गया। तो इसका क्या मतलब था, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ν0 फॉर पोटेशियम मेटल इज 5 इंटू 10⁻14, इसका मतलब ये है जो पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थी वो 5 इंटू 10⁻14 थी, तो जब हमने कम डाली थी तो नहीं निकला इलेक्ट्रॉन, और जब 5.1 इंटू 10⁻14 ज़्यादा डाली तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो आइंस्टाइन 1905 वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये देखो, आइंस्टाइन ने 1905 में वाज एबल टू एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया किसकी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। प्लैंक की क्वांटम की थ्योरी को स्टार्टिंग पॉइंट रख के किसने, आइंस्टाइन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक। तो ये हैं, देख लो, नज़र आ रहे होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, 1879 से 1955। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, इज़ रिगार्डेड बाय मैनी एज वन ऑफ द 2 ग्रेट फिजिसिस्ट द वर्ल्ड हैज़ नोन, ठीक है, आइंस्टाइन न्यूटन भी हैं, ठीक है, मतलब दुनिया के अच्छे बढ़िया 1-2 टॉप 2 में हैं। हिज 3 रिसर्च पेपर ऑन स्पेशल रिलेटिवली ब्राउनियन मोशन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था विच ही पब्लिश इन 1905
while he was employed as a technical assistant in Swiss patent office in Bern have profoundly influenced in the development of physics। ठीक है, उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला इन्हें 1921 को, किसमें? एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन्हें किसको, क्या है ये, अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज़। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं, तो एक मिनट, ये यहाँ से शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट डालना ऑन टू ए मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस है ये, इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट डालना। देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग ए बीम ऑफ पार्टिकल द फोटोन्स। ठीक है, व्हेन ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक, जब सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करता ना, एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल के अंदर जो एटम है उस पर क्या होगा, सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली, क्या मतलब है इसका? इंस्टेंट मतलब, इसका मतलब है तुरंत। जब फोटोन डलेगा ना, फोटोन को पर्टिकुलर एनर्जी का किस पर, मेटल की सरफेस पे, तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम लैग और डिले। मतलब 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड का, 1 सेकंड का भी नहीं, तुरंत ही इधर फोटोन आया, उधर इलेक्ट्रॉन निकला, इधर फोटोन आया सफिशिएंट एनर्जी का, उधर इलेक्ट्रॉन निकला, इधर सफिशिएंट एनर्जी का क्या आया, फोटोन, उधर इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, ग्रेटर द एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी पोसेस बाय द फोटोन, जितनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन होगा, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाएगी। एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उतनी ही, जब इसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए थी वो निकल गया, अब जो फालतू की बची वो किस में बदल जाएगी, हाफ mv² में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। इन अदर वर्ड में कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे तुम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज़ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है मेटल की सरफेस से, उसकी एनर्जी इक्वल किस लिए, एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या बताया था, एच न्यू, एंड द मिनिमम एनर्जी एंड द कम से कम एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, कम से कम एनर्जी कितनी थी, इज एच न्यू। ये न्यू क्या है, ये जो जीरो है वो है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड, मतलब कम से कम एनर्जी चाहिए। ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन, हमने पहले पढ़ा था, है ना, ये डब्लू एच न्यू, ये अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो ध्यान रखना, ये वर्क फंक्शन है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। टेबल 2.2, ठीक है, देख लो एक बार देख लेते हैं मेटल की कितनी होती है। देन द डिफरेंस इन एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये थ्रेशोल्ड, इस ट्रांसफर एज द बची हुई एनर्जी किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, द फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला है। मतलब क्या है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है, एक मिनट को, मतलब क्या है, ये मेटल है, ठीक है, ये कोई भी फोटोन आ रहा है एनर्जी का, तो ये बीम ऑफ लाइट कह सकते हो, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ से टकराया इसने, या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कम से कम एनर्जी दी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन को निकल गया यहाँ पे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी वो किस में बन गई, वो उसकी बन गई हाफ mv इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, यानी कि किस में, काइनेटिक एनर्जी लेके भाग लिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें कुछ अपनी एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी, ये एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो है। द फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, नॉर्मल सी बात है, वही है, जब ये मान लो 10 एनर्जी है
और 5 इसे चाहिए थी निकलने में बाहर, 5 ही हाफ mv² में यानी कि काइनेटिक एनर्जी में रहेगा, तो 5 तो लग गई और 5 की काइनेटिक एनर्जी लेके चल दिया। ठीक है, तो कौन सा फॉर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द इक्वेशन 2.7। ठीक है, तो एच न्यू 0 प्लस हाफ mv² याद रहेगा ये क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 कम से कम एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी क्या है, फोटो इलेक्ट्रो जो भी फोटोन्स जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है मेटल पर, तो ये एनर्जी है, तो ये तो कम से कम एनर्जी है जितनी निकलने को चाहिए थी, बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। देख लो 5 टाइम बार आया IIT नीट एडवांस में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया, फॉर्मूला आया, या अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया। वेयर me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड v is the velocity associated with the ejected electron. Lastly, a more intense beam of light consists of large number of photon. Consequently, the number of electron ejected is also larger as compared to that in experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed. ठीक है बच्चों, ठीक है। अब न्यू हम टॉपिक पढ़ते हैं डुअल, दो बिहेवियर। जब देखा होगा आपने डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपने देखा कुछ बिहेवियर तो क्या है, वेव नेचर दिखा रहा है, कुछ क्या है, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, या दोनों है। तो ये आए नेक्स्ट साइंटिस्ट, उन्होंने बताया डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये देखो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज ए डिलेमा फॉर साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्टों के लिए ना एक डाउट है कि पार्टिकल नेचर लाइट का है या नहीं है। अब ऑन द अदर हैंड देखें हम, इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब पार्टिकल नेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बता पा रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सेटिस्फैक्ट्री हैं, सबकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता। अगर हम दूसरी साइड देखें, इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द नॉन वेव बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब क्या है नॉन वेव बिहेवियर, मतलब अब ये पार्टिकल भी शो कर रहा था, पार्टिकल नेचर भी, अब ये कहीं जगह वेव नेचर भी शो कर रहा है और कई जगह वेव नेचर शो नहीं भी कर रहा, विच कुड अकाउंट फॉर द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो फिनोमिना, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। द ओनली वे टू रिजॉल्व द डिलेमा, मतलब कि ये जो कन्फ्यूजन हो रखा है कि ये कौन सा वेव है या पार्टिकल नेचर है, क्या है, वाज टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट लाइट पोजेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो क्या कहा हमने, साइंटिस्टों ने क्या किया, वाज टू एक्सेप्ट द, तो उन्हें एक आइडिया आया कि लाइट जो है वो बोथ, कोई दोनों पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है। दैट इज light has dual behavior depending on the experiment. We find that light behave either as a wave or as a stream of particle. ठीक है, तो मतलब डुअल नेचर हमें लाइट का पता चल गया कि पार्टिकल नेचर भी है कई जगह पर और वेव नेचर भी है। ठीक है, whenever a radiation interact with matter, जब एक रेडिएशन क्या होती है, मैटर से इंटरैक्ट करती है, इट डिस्प्ले, जब रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करती है तो इट डिस्प्ले पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये प्रॉपर्टी होती हैं वेव की, ये प्रॉपर्टी होती हैं वेव की। ठीक है, विच इट एग्जिबिट व्हेन इट प्रोपेगेट्स, और ये कब होती हैं, जब कब शो करती हैं, जब वेव प्रोपेगेट्स आगे बढ़ती हैं। ठीक है, दिस कंसेप्ट वाज टोटली अलाइंड टू द वे द साइंटिस्ट टॉक अबाउट मैटर एंड रेडिएशन एंड इट टुक देम ए लॉन्ग टाइम टू बिकम कन्विंस्ड ऑफ इट्स वैलिडिटी। बेसिकली क्या था, अब देखो पूरा पढ़ लेते हैं। इट टर्न्स आउट एज यू शैल सी लेटर, बाद में देखो आप, दैट सम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन आल्सो एग्जिबिट वेव लाइक वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब फिर आगे पता चला, जब देखो लाइट के बारे में क्या हो रहा था, ये बताओ लाइट के बारे में क्या हो रहा था कि ये वेव की तरह भी हैं और पार्टिकल की तरह भी हैं, फोटोन वगैरह जब पढ़ती हैं। ठीक है, कोई नहीं, पार्टिकल भी हैं। उसी तरह एक फंडा निकल के आया कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल बता रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, ये वेव भी शो करेगा, है ना।
तो पार्टिकल तो है, वेव भी शो कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये वेव पार्टिकल डुअलिटी नज़र आई, ठीक है। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट है ये, हाँ ये अब पढ़ते हैं हम। क्या प्रूफ है, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है हमें एक बार। ये एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड जो है ना लाइट की, किस पे डिपेंड करती है, मीडियम, किसके, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। थ्रू विच इट पास, मतलब लाइट जो है उसकी स्पीड जिस मीडियम में वो जा रही है उस पर डिपेंड करती है, थ्रू विच इट पासेज। एज ए रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड, मतलब बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी ना, और रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, जो भी उसका पाथ था उससे क्या होगी, या तो डेविएट होगी या रिफ्रैक्टेड, बात एक ही है, ठीक है। एज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ये, तो क्या होगी, जैसे ये लाइट ये एयर में है, फिर मान लो पानी में जा रही है, किसी और मीडियम में जा रही है, तो वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। इट इज़ ऑब्जर्व डैट व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट इज पास्ड, ये देखा गया है कि जब एक रे वाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म समझ रहे हो ना, ये इस तरह देखा होगा आपने लैब वगैरह में। द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम है, यानी कि लैम्डा जिसकी कम है, बैंड्स मोर, जिसकी वेवलेंथ कम है वो सबसे ज़्यादा मुड़ जाती है, सबसे ज़्यादा मुड़ जाती है, मोर देन वन विद ए लॉन्गर वेवलेंथ, उसके मुकाबले, बड़ी वेवलेंथ के मुकाबले, ठीक है। सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, पता ही है वाइट लाइट, ऑर्डिनरी वाइट लाइट जो होती है किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ इन विजिबल रेंज, तो विजिबल रेंज में जितनी भी वेवलेंथ हैं, वेव विद ऑल द वेवलेंथ इन विजिबल रेंज, ए रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड। आपने देखा होगा जब प्रिज्म से हम पास करते हैं वाइट लाइट तो कितने में हो जाती है, विबग्योर सुना होगा ना, VIBGY-OR, इससे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब रेड कलर की जो वेवलेंथ है, ये रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम है, हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इज डेविएटेड द लीस्ट, सबसे कम डेविएट होती है। वाइल द वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ क्या है, रेड की, देखो द लाइट ऑफ रेड कलर विच है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो वॉयलेट कलर की क्या होगी, सबसे कम होगी। विच हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट, तो वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, कौन, विच हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि ब्लू की बात करें, डेविएट द मोस्ट, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी, जो स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का जो हम देख सकते हैं, रेंजेस फ्रॉम वॉयलेट 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज से लेके टू रेड एट 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक, ठीक है बच्चों। सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। विबग्योर जो बताया है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ठीक है। कंटिन्यूअस बिकॉज वॉयलेट मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन, वॉयलेट इनटू, ठीक है, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए रेनबो फॉर्म इन द स्काई, ठीक है, जब रेनबो फॉर्म होता है ना स्काई में तो वो वही है। रिमेंबर दैट, एक मिनट, रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट ए स्मॉल पोर्शन, ये याद रखो, विजिबल लाइट है ना बहुत स्मॉल पोर्शन है, पता ही होगा 750 नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर, विजिबल लाइट इज जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत स्मॉल पोर्शन है वो, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद मैटर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं इंटरैक्ट विद मैटर से इंटरैक्ट होती हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब एनर्जी, भाई कोई मैटर है ये है, अब इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये इंटरैक्ट हो रही हैं, ये मैटर है पर्टिकुलर, तो उनकी उसमें जो एटम हैं एंड मॉलिक्यूल हैं में एब्जॉर्ब क्या करेंगे, एनर्जी करेंगे, एंड रीच टू ए हायर एनर्जी स्टेट, और जो ये एटम मॉलिक्यूल है ना उनके जो इलेक्ट्रॉन है मतलब वो एनर्जी लेंगे तो रीच टू ए हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे।
विद हायर एनर्जी दीज आर इन अनस्टेबल स्टेट। जब ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, अब तुम्हें पता है एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जब आप खाते पीते हो अच्छे से, एनर्जी लेते हो, तो स्टेबिलिटी क्या होती है बताओ जरा, स्टेबिलिटी कम होती है ना, घूमोगे फिरोगे जाओगे इधर उधर, और फास्ट रख लो तो उस दिन बैठे रहोगे कहीं भी। दीज आर अनस्टेबिलिटी फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल स्टेज, मतलब जब मान लो ये एक मैटर है, ठीक है, आपने एनर्जी दी, ठीक है, तो जो एटम मॉलिक्यूल है ना, ये इनके इलेक्ट्रॉन वगैरह एनर्जी हाई स्टेट में चले जाएंगे, किसमें, हाई स्टेट में चले जाएंगे, अब फिर लौट के लोअर स्टेट में आ जाएंगे। जब लोअर स्टेट में आ जाएंगे एनर्जी लेके, तो वे इमिट करेंगे एनर्जी को, है ना, इमिट करेंगे रेडिएशन को। मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट द एटम एंड मॉलिक्यूल इमिट करेंगे रेडिएशन इन वेरियस डिज़ाइन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बहुत सारे उसके क्षेत्र होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा, एक मिनट, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम की बात हो गई थी ना, अब आप पढ़ेंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है।